स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज 2B से। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी क्या हो, अपनी स्टेट पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी हो, यानी कि वो हाइट पे हो तो। और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक मूविंग बॉडी के अंदर होती है, वो एनर्जी। नेक्स्ट कि नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है कि नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अ वाउंड अप वॉच स्प्रिंग पॉजेस। तो देखो जैसे बचपन में भी क्या होता था ना, खिलौने वगैरह होते थे, उसमें हम लोग चाबी देते थे और वो चलता था। तो ये होता क्या है एक्चुअली, इनके जो स्प्रिंग्स होते हैं ना, यही आपके वाइंड अप होते हैं। तो इनमें कौन सा एनर्जी होता है, तो इनके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। अनवाइंडिंग की वजह से क्या होता है, ये जब अनवाइंड हम लोग क्या करते हैं, चाबी दे देते हैं, इनको वाइंड कर देते हैं, जब धीरे धीरे ये खोलते हैं तो क्या करती है हमारी जो वॉच है वो वर्क करती है। नेक्स्ट है कि नेम द टाइप ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए के या फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू आपको लिखना है। पॉसेस्ड इन द फॉलोइंग केसेस। देखो जहां कहीं भी आपका वेलोसिटी आएगा, मोशन आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी, और जहां कहीं भी हाइट पे होगा या फिर अपने शेप पे होगा, कंप्रेस्ड होगा, तो वो कैसा होगा, स्टेट और वो पोजीशन के हिसाब से वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी होगा। मूविंग क्रिकेट बॉल है तो पक्का है कि कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव कर रहा है। मूविंग बस, ये भी काइनेटिक एनर्जी होगी। एरो शॉट आउट, तीर चला दिया, तो ये भी कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, देखो इसके अंदर अभी हम लोगों ने बात की ना, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। अनवाइंड होगा तो क्या करेगा, ये हमारा ये कंप्रेस करके रखा हुआ है, तो ये हमारा क्या करेगा, मूव करेगा, अपने शेप में आने की कोशिश करेगा। स्ट्रेच्ड वायर, खींचा हुआ है, जैसे कि रबर वगैरह होता है, तो ये भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। पीस ऑफ स्टोन प्लेस्ड ऑन द रूफ, हाइट की हिसाब की वजह से, तो ये भी हमारा कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो जहां कहीं भी मोशन है, देख रहे हो है ना, वहां क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और बॉडी की अगर पोजीशन पे है या फिर उसका शेप और साइज के अकॉर्डिंगली उसको ऐसे स्टेट में रखा हुआ है, कंप्रेस करके, जैसे स्प्रिंग को रखा हुआ क्या है, वायर को स्ट्रेच करके, तो इनमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की, एंड स्टेट इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। और पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग क्या फॉर्म होते हैं, हर एक का एग्जांपल भी देना है। तो देखो चलो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी possessed by a body because of its position or its state। जो एनर्जी बॉडी के अंदर हो उसकी पोजीशन के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से, दैट एनर्जी इज ओनली कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इट इज मेजर्ड बाय हाइट इनटू फोर्स, है ना। ये देखो हमने पढ़ रखा है पोटेंशियल एनर्जी के लिए m इंटू जी इंटू एच। एक्चुअली में ये mg है ही क्या, ये फोर्स ही तो है। टू फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज देखते हैं। एक तो है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो गया, और दूसरा ये देखो ऐसा स्प्रिंग है, अब इसको आपने क्या कर दिया, कंप्रेस करके रख दिया है ना, कंप्रेस करके। तो अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी हो गई, इसके अंदर एनर्जी हो गई आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि वाटर इज स्टोर्ड इन डैम, है ना। डैम बने होते हैं बड़े हैवी से, ठीक है, और ये वाटर है पूरा, ठीक है, एक हाइट पे। अब क्या किया जाता है, इसमें दरवाजे होते हैं और इनको खोल दिया जाता है, तो वाटर क्या करता है, बड़ी स्पीड से जो है नीचे की तरफ गिरता है ना, नीचे की ओर, ठीक है, और नहरों में पानी छोड़ा जाता है। तो ये जो है वाटर जो स्टोर किया गया है इस हाइट पे, है ना, ग्राउंड से ये
ऊपर इस हाइट पे। तो इस वाटर के अंदर, स्टोर्ड वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी है? इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर टैंक भी आपने देखा होगा, टैंक के अंदर भी, है ना, तो टैंक के अंदर भी जो स्टोर्ड वाटर है, ये जो वाटर है इसके अंदर क्या है, इसको मोटर से हम लोग पानी भरते हैं इसके अंदर। तो अब ये जो स्टोर्ड वाटर किस फॉर्म में है? आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी which a body may possess even when it is not in motion। बिना मोशन में हुए उसके अंदर अगर एनर्जी है तो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। अब देखो इसके अलावा भी जो है कि होता है, जैसे केमिकल एनर्जी भी होती है विदाउट मूवमेंट भी, है ना, बैटरीज के अंदर हीट एनर्जी भी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है। तो ये वो एनर्जीज हैं, एग्जाम्पल है उन एनर्जीज के जो कि विदाउट मोशन में है ना, बॉडी विदाउट मोशन में है बट बॉडी के अंदर ये एनर्जीज होते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? और डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर इट फॉर अ बॉडी प्लेस्ड एट अ हाइट अबव द ग्राउंड। तो पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी जो पॉसेस्ड है एक बॉडी में ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन इट। क्या है? उसके ऊपर बॉडी अगर हाइट पे रखी हुई है तो उसके ऊपर क्या लगा है? अर्थ के तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी अप टू अ हाइट अबव द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट हाइट, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जितना वर्क डन लगाइए आपका बॉडी कोई मास का जिसको हाइट एच तक ले गए, कहां से? ग्राउंड से, तो जितना वर्क डन हुआ दैट वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू दिस पोटेंशियल एनर्जी। डिराइव करना है तो देखो कैसे डिराइव करेंगे। देखो आपको पता है फॉर्मूला वर्क डन का क्या होता है? आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलो हम लोग ले लेते हैं एक बॉडी ऑफ मास m जिसको लिफ्ट किया गया वर्टिकल हाइट कहां तक? h तक। तो फोर्स क्या होता है? m इंटू जी होता है। वर्क डन अभी हमने पढ़ा इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा तुम्हारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर ऊपर तो हाइट तक गई, और फोर्स क्या होता है? m इंटू जी, है ना, जो वेट उसके ऊपर लग रहा है और जो उसका वेट होगा वही फोर्स होगा, इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? mgh, मास इनटू ग्रेविटी और इनटू हाइट, जिस हाइट तक हम उसको लेकर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। वही आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। स्टेट द असम्पशन मेड इफ एनी। एक तो एक्सप्रेशन जो कि अभी हम लोग पहले ही यहां देख लिए, एक्सप्रेशन तो देख लिए, लेकिन अब यहां पे ये देखना है कि कोई असम्पशन है या नहीं है। तो बिल्कुल है। असम्पशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी हम ग्राउंड पे क्या लेके चलते हैं? जीरो। जैसे कि अभी आगे आएंगे क्वेश्चंस जिसमें हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ग्राउंड पे हम लोग क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। एज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, जैसे जैसे बॉडी का हाइट अर्थ से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ डिक्रीजेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे जाने की वजह से बढ़ती चली जाती है ना। दैट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम होता जाएगा अर्थ की तरफ से, लेकिन होगा क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने देखा क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? तो एनर्जी जो बॉडी के अंदर हो, पॉजेस हो, बॉडी रखती हो,
बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन में होने की वजह से। इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ये वुमेन साइकिलिंग कर रही है, कार मूव कर रहा है, विंड मिल रोटेट कर रहा है, ये लड़का जो है स्केटबोर्ड पे स्केट कर रहा है, और यहाँ पे ये बॉल को किक कर रहा है। तो किक होने के बाद बॉल मूव करेगा, तो बॉल के अंदर भी मूवमेंट की वजह से क्या है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, ये इनिशियल है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लो कोई बॉडी है जो कि वेलोसिटी v के साथ जा रही है। हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करके हम इसको ले आए बॉडी को किस पोजीशन में कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल 0 हो गई। तो ये देखो, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, हमने यहाँ मेंशन कर दिया। बॉडी का मास कितना है, m है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हमने लिखी है कि सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि वेलोसिटी 0 हो गई, रोक दिया गया बाय अपोजिंग फोर्स f, फोर्स लगा के। तो चलो ले लेते हैं कि वो मान लो कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल की बिफोर कमिंग टू रेस्ट s मीटर, या s लिख देते हैं, है ना। और उसके अंदर क्या हुआ, यूनिफॉर्मली वो बॉडी रिटार्ड हो रही थी। जब आप अपोज कर रहे हो मोशन को तो होगा क्या, रिटार्डेशन होगा, है ना, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आए, और ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो चेंज किसकी वजह से होगा, ये फोर्स जो हमने अप्लाई किया। तो ये जो वर्क डन हमने किया उसको रोकने में, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की थी वो किसके इक्वल होगी, जितना हमने वर्क डन किया उसको रेस्ट में लाने के लिए। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने पढ़ा है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 इंटू a इंटू एस तो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे v स्क्वायर ये फाइनल वेलोसिटी होती है जो कि हमको क्या लेनी है, 0 लेनी है। और इनिशियल वेलोसिटी हमको क्या लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमको लेनी है, आपका दिख रहा है यहाँ पे v लेना है, v का स्क्वायर। ये याद रखना, देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी, ये आपका इनिशियल। तो इनिशियल वाला एक्चुअली में क्या लेना है, v स्क्वायर लेना है। अब देखो यहाँ पे रिटार्डेशन कैसा है आपका, ये जो एक्सेलरेशन है ये आपका कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा रिटार्डेशन हो रहा है ना, हमने क्या लिया हुआ है, रिटार्डेशन। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहीं पे हमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस ए होगा क्योंकि सिंस रिटार्डेशन, ठीक, रिटार्डेशन की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2as इज इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू 2as, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर अपॉन में 2a, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, फोर्स के लिए और क्या लिख सकते हो, फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्क डन था, या फिर कह लो जो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल था, इज इक्वल टू F इंटू एस। एफ की जगह पे हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, मास इंटू एक्सेलरेशन से, और s की जगह पे हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, v स्क्वायर अपॉन में 2a से, v स्क्वायर अपॉन में 2a से। a से a कैंसिल हो गया, 1/2 s से सामने ले लो, इंटू m इंटू v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई, हाफ m v स्क्वायर के इक्वल हो गई। ये हो गया आपका डेरिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10।
स्टेट द वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जब फोर्स अप्लाई किया जाता है ना मूविंग बॉडी के अंदर, जैसे कोई बॉडी है ये ऑलरेडी मूव कर रही है और फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर हमने इसके ऊपर फर्दर फोर्स अप्लाई किया तो वर्क इज डन, ये तो होगा। साथ में इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वो इंक्रीज जो काइनेटिक एनर्जी में होगा वो इक्वल होगा जितना वर्क डन आपने किया है, और इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहा जाता है ना, कि ऑलरेडी मोशन में है, आपने क्या किया इसके ऊपर और फोर्स लगाया तो और वर्क डन किया, तो और फोर्स लगाओगे तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो जो इंक्रीज आएगा काइनेटिक एनर्जी में दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क डन, है ना, जो वर्क डन आपने किया उसकी वजह से। तो वो जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, जितना आपने वर्क डन किया उतना ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ बॉडी ऑफ मास m is moving uniformly with a uniform velocity u. A force is applied on the body due to which its velocity changes from u to v. How much work is being done by the force? देखो अभी ये जो अभी आप पढ़े हो वर्क एनर्जी थ्योरम, सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, और यही सवाल आपसे आगे अभी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है देखो, कि कोई बॉडी है विथ मास m जो कि इनिशियल वेलोसिटी u के साथ जा रही थी, फिर आपने क्या किया उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, अब ये बॉडी मास m वाली अब वेलोसिटी v के साथ जा रही है, तो हाउ मच वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स। तो फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन is equal to increase in kinetic energy, यही चीज तो लिखी है मैंने अभी। तो increase in kinetic energy, तो kinetic energy जो फाइनल है माइनस काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m कॉमन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू इतना ही जो चेंज आया काइनेटिक एनर्जी के अंदर किसकी वजह से, वर्क डन के, तो वर्क डन किसके इक्वल है, बस इतना ही के इक्वल। तो उस फोर्स ने कितना वर्क डन किया, उस फोर्स ने इतना ही वर्क डन किया, ठीक है, उसको u से v पे लाने पे, वेलोसिटी चेंज करने में। A light mass and a heavy mass have equal momentum. Which will have more kinetic energy? अब आपसे पूछ रहा है किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। एक लाइट मास है, एक हैवी मास है। देखो पहली बात तो ये कि पहले वाले का मोमेंटम दूसरे वाले के मोमेंटम के इक्वल है। तो अगर पहले वाले में हमने जो मास लिया वो लाइट ले लिया, तो वेलोसिटी पक्का है कि ग्रेटर होगी, और अगर दूसरे वाले में हमने मास को हैवी ले लिया तो पक्का है कि वेलोसिटी स्मॉलर होगी, छोटी होगी, कम होगी। अब देखो यहां पे कह रहा है कि दोनों में से किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास इनटू प्रोडक्ट, वो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर। तो देखो यहां पे लाइट मास है ग्रेटर वेलोसिटी, हायर मास है स्मॉलर वेलोसिटी। तो तुम खुद देख सकते हो कि सिंस एक का लाइट वेट है और दूसरे का वेट कैसा है, आपका हैवी है, ठीक है, दूसरा कैसा है, हैवी वेट का है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या, ऐसे कंडीशन में जो वेलोसिटी होगा लाइटर वाले का वो ग्रेटर होगा, है ना। वेलोसिटी किसका, इसका ग्रेटर होगा, किससे, इससे, वेलोसिटी स्मॉलर वाले के। और ये डिपेंड करता है v स्क्वायर पे, यानी इसकी स्क्वायरिंग होनी है। देखो इसका स्क्वायरिंग बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसका कम, और इसका तो डायरेक्टली प्रोडक्ट होता है। तो देयरफॉर वेलोसिटी नहीं, सॉरी क्या लिखेंगे,
Therefore, kinetic energy of the lighter mass will be more. अभी भी नहीं समझ में आया तो एक अच्छे से एग्जांपल से समझाते हैं। देखो 2 यहाँ पे मास है और 3 यहाँ पे वेलोसिटी है। वहीं दूसरी जगह आ जाए तो यहाँ पे 3 मास है और 2 वेलोसिटी है। अब समझ में आ रहा है? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, बोथ हैव इक्वल मोमेंटम। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3, इसकी वेलोसिटी 2 है। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर लगाएंगे। तो हाफ इंटू m का मतलब 2 इंटू वी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ अगर निकालने की कोशिश करें तो हाफ इंटू 3 वी का मतलब 2 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9। क्या लग रहा है? ज्यादा आएगा? देख लेते हैं। यहाँ पे कितना आया? 1.5 आया, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो देख रहे हो इधर कौन है? इधर लाइटर वाला है, देख रहे हो, हल्का वाला है ना? तो जिसके पास लाइटर वेट है और उसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Two bodies A and B of masses m and capital M, small m, capital M, whereas जो मास है कैपिटल M वाला वो larger है, much larger than small m, have same kinetic energy, दोनों के पास kinetic energy same है। Which body will have more momentum? तो आंसर तो है लेकिन कैसे आएगा वो देखते हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इसकी और काइनेटिक एनर्जी इसकी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चलो स्मॉल m को 4 ले लेते हैं और कैपिटल M को 9 ले लेते हैं। तो क्या ये रिलेशनशिप हो रहा है सही? हाँ बिल्कुल सही हो रहा है कि जो m है काफी ज्यादा बड़ा है इस वाले से। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? हाफ m v1 का स्क्वायर अपॉन में हाफ m v2 का स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज देखनी है हम लोगों को, और वो क्या है? वो ये है कि जो मास है हमारा वो काफी बड़ा है, ये वाला, इसको क्या लिखा है? कैपिटल M। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बची हुई है। अच्छा, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? m की वैल्यू हमने 4 लिया, 4v1 का स्क्वायर अपॉन में 9 हो गया ना, ये v2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली में ये काइनेटिक एनर्जीज इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 4v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब v1 का स्क्वायर अपॉन में v2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है? 9 है ना, 9v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो अगर v1/v2 करना हो और स्क्वायर को उस साइड भेज दें तो अंडर रूट में कितना निकलेगा? 3/2। देख रहे हैं पहले वाले की वेलोसिटी कितनी निकली? 3 और दूसरे वाले की वेलोसिटी 2। अब तुम देख लो मोमेंटम पहले वाले का दूसरे वाले का, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कितना आया? 4 3 जा 12, दूसरे वाले का 9 2 जा 18, कितना आ गया? 18। तो देख रहे हो किसका मोमेंटम ज्यादा हो रहा है? मोमेंटम उसका ज्यादा हो रहा है जो बी वाला है, यानी कि कैपिटल एम वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नेम द 3 फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, और एग्जांपल देना है सबका। तो 3 फॉर्म काइनेटिक एनर्जी के कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सा होता है? तो एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी, जब वो बॉडी कैसी हो? एकदम स्ट्रेट पाथ पे या स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हो, उसको बोलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी या फिर कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, कैसा हो? अगर आगे पीछे से टू एंड फ्रो जाए फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज कि इन वाइब्रेशनल मोशन, तो द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय वाइब्रेशनल बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी।
है ना। जैसे एयर पार्टिकल्स में होता है साउंड वेव के ट्रैवल करते टाइम, है ना, साउंड ट्रैवल करता है तो कैसे होती है, अपने मेन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव करते हैं, तो वह कौन सा उनके अंदर एनर्जी है, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। इन अ सॉलिड atoms vibrate about their mean position and so they possess vibrational kinetic energy। ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल में देखो, a steel blade clamped at one end when displaced slightly at the other end and then released starts vibrating and is said to possess the vibrational kinetic energy। ऐसा यू शेप का क्लैंप होता है, तो इसको आपने क्या किया, पुश किया, तो क्या होगा, ये मूव करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा ना, एकदम इसमें बिल्कुल ऐसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। एक आता है अब आपका थर्ड है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बॉडी क्या कर रही है, रोटेट हो रही है, तो रोटेट होते टाइम जो एनर्जी उसके पास है, दैट एनर्जी इज ओनली कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे रोटेटिंग अर्थ के पास भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेटिंग व्हील के पास भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, या मोटर वगैरह कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो क्या करता हो, रोटेट करता हो पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, तो एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट और पोजीशन एंड इट इज मेजर्ड बाय mgh, है ना, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। और पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इलास्टिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो हो गए। वही बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो ये वो एनर्जी है जो बॉडी के पास होती है, किसकी वजह से, मोशन में होने की वजह से होती है। इसको मेजर कैसे करते हैं, हाफ mv स्क्वायर से। काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। एक तो हो गया आपका रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल, जो अभी जस्ट हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, मोशन में होने की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट और पोजीशन, है ना, उसकी वजह से। एग्जांपल जैसे कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में है कि व्हेन एन एरो इज शॉट फ्रॉम अ बो, ठीक है, बाण चलाए, इट हैज काइनेटिक एनर्जी इन इट। तो जब उसको रिलीज किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी होता है उसके अंदर। एक्सप्लेन वेयर डज इट गेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जब उसने तीर चलाया तो उसको काइनेटिक एनर्जी, वो जो तीर है वो तो बिल्कुल मूव कर रहा है, तो उसके अंदर ये काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर कहां से आया। तो देखो एरो के पास क्या है, मास एंड वेलोसिटी, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन एन एरो व्हेन इट इज शॉट। ये जो तीर है इसके अंदर मास भी है, वेलोसिटी भी है, और कब आया, जब इसको क्या किया गया, यहां से शूट किया गया तब आया। और तो इसको काइनेटिक एनर्जी कहां से मिल रही है, इसके मोशन की वजह से मिल रही है। नहीं तो क्या है कि देखो ये जो स्ट्रेच किया है ना, इसको ये बो का जो यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसको इसने स्ट्रेच किया है, तो ये जो स्ट्रेच्ड पोर्शन है ना, स्ट्रेच्ड बो हैज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन इट इज रिलीज्ड, जब रिलीज किया जाता है तो द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी किसको मिलती है, इसको मिलती है। ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी अपने हम पे सही है और ये भी, दोनों में से जो सही लगे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
अ बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग है उसको कंप्रेस कर दिया गया, दबा गया, उस पे बॉल को रख दिया गया। What form of energy does the spring possess? On releasing the spring, the ball flies away. Give a reason. किस तरह का एनर्जी बॉल के अंदर है, अरे सॉरी स्प्रिंग के अंदर है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया, कंप्रेस किया गया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर। और जब हम इस स्प्रिंग को रिलीज कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे बॉल ऊपर चला जा रहा है, इसका रीजन दे रहा है। तो देखो जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है ना, इसका शेप हम लोगों ने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, देखो इस तरीके से था, इसका शेप चेंज कर दिया इसके ऊपर फोर्स लगा के। अब ये इसका शेप चेंज हुआ तो इसके अंदर क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी में भी कौन सा एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन इट इज रिलीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब रिलीज किया जाता है तो यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। और बॉल क्या करता है, फ्लाई कर जाता है। काइनेटिक एनर्जी वर्क करता है किसके ऊपर, ऑन द बॉल। ये जो बॉल है ना, इसके ऊपर यही काइनेटिक एनर्जी वर्क करता है और इसको फ्लाई करवा देता है, मूव करवा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि अ पेबल इज थ्रोन अप। एक पेबल है यानी कि छोटा सा पत्थर है, इसको ऊपर फेंका गया। इट गोज टू अ हाइट एंड देन कम्स बैक ऑन द ग्राउंड। तो यानी ये एक हाइट तक ऊपर जाता है और फिर क्या होता है कि यही लौट के नीचे आ जाता है। ठीक है, ये फिर क्या होता है, वापस रिटर्न हो जा रहा है नीचे। स्टेट द डिफरेंट चेंजेस इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो जब ये नीचे से ऊपर फेंका जाता है ना, तो फेंके जाने पे इसकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हाइट इंक्रीज होते हुए क्या हो रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाता है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी इसका मैक्सिमम होगा। फिर ये धीरे धीरे जब नीचे आता है तो हाइट इसकी डिक्रीज करती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसका डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी मोशन की वजह से। तो एज द पेबल इज थ्रोन अप इट्स हाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग। हाइट बढ़ती चली जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है और काइनेटिक एनर्जी देखो डिक्रीज करती है। एट द हाईएस्ट पॉइंट बॉडी हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, देख रहे हो, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो। Now when the pebble starts moving toward ground, its height goes on decreasing and hence P goes on decreasing. जब वापस को वो नीचे गिरता है पेबल, तो उसकी हाइट डिक्रीज कर रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लेकिन स्पीड इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब ग्राउंड पे आता है जहां हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो ग्राउंड पे क्या होता है, हीट और लाइट में, साउंड में चेंज हो जाती है। तो ये चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन व्हाट वे डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ वाटरफॉल फ्रॉम द टेम्परेचर एट द टॉप डिफर करता है ना, वाटरफॉल डिफर। ये तो क्यों डिफर करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटरफॉल पे टेम्परेचर अलग होता है और यहाँ बॉटम में टेम्परेचर अलग होता है, ऐसा क्यों होता है? When water falls from a height, जब एक ऊंचाई से क्या होता है, पानी गिरता है, पोटेंशियल एनर्जी stored in water at the height changes into kinetic energy। हाइट पे क्या है, अभी डैम वाला हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक हाइट पे पानी है तो उसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो नीचे की तरफ आता है ना तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। ऑन रीचिंग द बॉटम, जब ये पानी बॉटम में पहुंचता है तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इट चेंजेस इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू व्हिच द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट बॉटम राइजेस। तो इसी की वजह से ये जो बॉटम का टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी
कन्वर्ट हो जाती है हीट में। नेक्स्ट है कि नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज। तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी में, है ना। लास्ट कंप्रेस्ड वाले का भी देख लिया एग्जांपल आपने, और स्ट्रेस्ड वो का भी एग्जांपल आपने देखा। नेम द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच इज पुट टू यूज। तो मैकेनिकल एनर्जी का कौन सा फॉर्म है जिसको आप यूज में ला सकते हो? तो काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है आपका कि नेम 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। थर्मल एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। आपको सिर्फ 6 लिखने हैं, आप इसमें से कोई भी 6 लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म। अलग अलग फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है। अभी इससे पहले बहुत सारे एग्जांपल देखे। मे चेंज एंड मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखा जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही थी, पोटेंशियल काइनेटिक में। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एनर्जी चेंजेस दैट ऑकर। तो हर एक के लिए आपको बताना है कि कौन सा एनर्जी चेंज इनमें हो रहा है। अनवाइंडिंग ऑफ अ वॉच स्प्रिंग, घड़ी के अंदर जो चाबी लगाई जाती है उसमें। तो जो घड़ी के अंदर चाबी लगाई जाती है ना, तो वो स्टोर्ड रहता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एंड इज यूज्ड बाय द हैंड्स वॉच। तो यानी यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने वाइंड कर दिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या करता है? रीशेप होता है। तो काइनेटिक एनर्जी यूज होती है, जो जनरेट होती है हैंड्स के द्वारा, क्लॉक के। नेक्स्ट है अ लोडेड ट्रक व्हेन स्टार्टेड एंड सेट इन मोशन। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, दो चीजें हो रही हैं। एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, फिर क्या होगा? फ्यूल बर्न होगा तो आपका केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगा। फिर उसके बाद अब कार गोइंग अपहिल, कार ऊपर जा रही है, तो केमिकल एनर्जी यानी पेट्रोल बर्न कर रहे हो आप, क्योंकि किसमें चेंज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। और इसके अलावा केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में भी, क्योंकि वो ऊपर जा रही है ना, गाड़ी हाइट को जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अपहिल। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीफ। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि लाइट एनर्जी चेंज होती है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर, है ना। लाइट एब्जॉर्ब करता है वो, और इससे केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वो अपना फूड बनाते हैं। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, बैटरी जब चार्ज करते हो तो सॉकेट में लगाते हो ना प्लग, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। वही बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होता है। नेक्स्ट है, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेने पे क्या होता है, हमारा जो वो फूड है वो आपका डाइजेस्ट होता है और उसकी वजह से बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा था? बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक। जब माचिस जलाते हैं तो जो केमिकल एनर्जी जो उसके टिप पे लगी होती है वो चेंज होती है किसमें? हीट एनर्जी में, और फिर पूरी स्टिक बर्न होती है। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर, क्रैकर जलाते हैं तो उसमें केमिकल्स होते हैं जो कि साउंड एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, है ना। लाइट एनर्जी भी होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है कि स्टेट द एनर्जी चेंजेस इन द फॉलोइंग केसेस व्हाइल इन यूज। तो सबका देखते हैं वन बाय वन। लाउड स्पीकर में होता क्या है? लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में चेंज होती है। माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है जो सिग्नल्स के थ्रू जाती है। इसके अलावा ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी में चेंज होती है। बल्ब के आसपास देखोगे तो वो थोड़ी गर्मी भी रहती है। सोलर सेल में क्या होता है? लाइट उस पे एब्जॉर्ब करता है और वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। सोलर पैनल वगैरह घर में लगाई होगा किसी न किसी के। इलेक्ट्रिक सेल में होता क्या है? जो इलेक्ट्रिक सर्किट में है, तो सेल में केमिकल एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। बैटरी वगैरह लगा के हम लोग रिमोट चलाते हैं और वो टॉयज वगैरह बच्चे खेलते हैं उससे। फिर इसके बाद है पेट्रोल इंजन ऑफ अ रनिंग कार। इसमें क्या है? इसमें पेट्रोल होता है जो कि केमिकल है और वो चेंज होता है हीट एनर्जी में, है ना, और मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है।
एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर, टोस्टर में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है, किसमें, हीट एनर्जी में चेंज होती है। फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल में लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, ठीक है, ये वही सोलर वाला है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होती है किसके अंदर, मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर, है ना, ये हार्डवेयर वगैरह पे यूज होता है, बड़े बड़े वो बॉक्स वगैरह कंटेनर को उठाने के लिए। स्टीम इंजन में देखो होता क्या है, यहाँ पे हो गई अलग, हीट एनर्जी किसमें चेंज होती है, रोटेशनल एनर्जी में। स्टीम इंजन में क्या था, कोयला जलाते थे, भाप बनाते थे, और उससे क्या होता था कि वो आपका ट्रेन आगे चलती थी। वॉशिंग मशीन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी में चेंज होती है, क्योंकि उसमें रोटेट होता है जिससे कपड़े आपके धुलते हैं। कोयला जलाने में, कोयले में कार्बन होते हैं, केमिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें, हीट और लाइट एनर्जी, लाइट भी होना चाहिए लेकिन मेनली हीट में। बायोगैस बर्नर जो होता है, तो बायोगैस बर्नर में भी क्या करते हैं हम लोग, वो सारा का सारा काऊ डंग वगैरह डालते हैं और बाकी चीजें होती हैं, उसमें क्या होते हैं, गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, फिर उससे हम लोग अपने घर में चूल्हा वगैरह जलाते हैं। तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन इस पे हिट करवाते हैं यूरेनियम 235 के एटम के ऊपर, और फिर वो लाइटर एलिमेंट्स में जो है कन्वर्ट होता है, और लाइटर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होने के साथ साथ उसमें से 3 और न्यूट्रॉन निकलते हैं, और वो फर्दर ये रिएक्शन चलता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो एनर्जी इसमें हमको मिलती है ना, उसी एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो मेनली आंसर क्या है आपका कि न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है कि जिससे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से अपना इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली टू कन्वर्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कंप्लीटली इनटू द अदर यूजफुल फॉर्म। एक्सप्लेन योर आंसर। क्या ऐसा है कि कोई एक एनर्जी आपने ली, एक फॉर्म में एनर्जी ली, उसको 100% दूसरे फॉर्म में यूटिलाइज करना, क्या ये पॉसिबल है? इसका आंसर है नो, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हैं, इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग ड्यू टू द रेडिएशन विच इज नॉट यूजफुल। होता क्या है ना कि एक हिस्सा होता है एनर्जी का जो कि बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है एनवायरनमेंट में, जिसका कोई यूजफुलनेस नहीं होता है जब वो कन्वर्ट हो रहा होता है। तो हेंस कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल एंड अ पार्ट ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन इज डिसिपेटेड। तो इसका एक हिस्सा जो होता है ना, वो जो है हीट के फॉर्म में फ्रिक्शन की वजह से जो है बिल्कुल डिसिपेट हो जाता है, इसलिए हमेशा 100% इफिशियंसी भी हमको नहीं मिल पाती। अब ये पूछ रहा है कि डिग्रेडेड एनर्जी होता क्या, जो अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखा। तो डिग्रेडेड एनर्जी क्या है? एनर्जी डिग्रेडेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू एन अनडिजायरेबल फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा हो तो उस टाइम पे एनर्जी का एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना जो हमारी जरूरत नहीं है या हम डिजायर नहीं करते उसको, तो उसी को कहा जाता है डिग्रेडेशन। फॉर एग्जांपल इन एन incandescent lamp while the energy is transformed from electrical energy to light energy, it is also degraded to heat energy। जब आपने पुराने जमाने वाला बल्ब ही देख लो, है ना, अब तो वैसा बल्ब किसी के यहाँ येलो वाला जलता नहीं है, नहीं तो पहले वो जो बल्ब था उसके अंदर क्या था, फिलामेंट था, ठीक है। अब ये क्या होता था, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी यहाँ पे लाइट एनर्जी में, तो लाइट के साथ साथ हीट एनर्जी में भी ये कन्वर्ट होता था। सिर्फ 25% ही यूज होता था किसमें, कन्वर्ट होने में, लाइट एनर्जी में, बाकी सब हीट में चला जाता था, बर्बाद हो जाता था, है ना। और काफी ज्यादा ये एनर्जी भी कंज्यूम करता था। 100 वाट का बल्ब होता था ना, 100 का, 110 वाट का, इस तरह का बल्ब होता था। देखो आ गया क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। अगेन आपसे यहां से पूछा है डिग्रेडेड एनर्जी क्या होता है, और यहां आपसे पूछ रहा है कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एक्सप्लेन करना है बाय टेकिंग टू एग्जांपल ऑफ योर
डेली लाइफ में यानी कि रोज की जिंदगी में एग्जांपल लेके आपको इसको करना है। तो डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते ही हैं। आखिर पेट्रोल भरवा दे तभी तो गाड़ी चलती है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। एंटायर एनर्जी डज नॉट चेंज इनटू डिजायर्ड फॉर्म, बट अ पार्ट ऑफ इट, उसका एक हिस्सा चेंज हो जाता है किसी दूसरे फॉर्म में। द पार्ट ऑफ एनर्जी विच इज कन्वर्टेड अनडिजायरेबल और नॉन यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी को हम लोग डिसिपेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं या डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, जो भी होगा वही कहते हैं। ठीक है, देख लेना, डिसिपेशन का भी मतलब होता है कि ऐसा कुछ जो कि हमारे यूजफुल ना हो, है ना, नॉन यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अनडिजायरेबल वाले में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिसिपेशन भी कह सकते हो या डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो। इस प्रोसेस को डिग्रेडेशन बोलेंगे और एनर्जी का जो ये लॉस हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, इसको डिसिपेशन बोलेंगे। Then the energy is being degraded because this part of energy is not available to us for useful work. तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, डिसिपेट हो रहा है एनर्जी, मतलब एक अनडिजायरेबल फॉर्म में जा रहा है, मतलब हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो जो हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है वो कैसा है, बर्बादी तो है। इसके एग्जाम्पल में पहला जो बल्ब है, बल्ब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, आपका लाइट में कन्वर्ट होनी चाहिए, लेकिन लाइट के साथ साथ ये हीट में भी कन्वर्ट होती है। सिर्फ 25% की इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है और रेस्ट रिमेनिंग पार्ट हीट एनर्जी में चला जाता है ना। और जितना हीट एनर्जी मिलेगा आपको मालूम है, अभी आप इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाले में पढ़ोगे उतना ही रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की बर्बादी होती है। तो सिर्फ सोचो इतना ही यूज होता है किसमें, लाइट एनर्जी में। तो बाकी सब क्या हो गया, खराबी तो हो गया एनर्जी, वो सब अनडिजायरेबल फॉर्म है। When we run a vehicle, only a part of energy obtained from its fuel is used up in running the vehicle. Major part is used up in heating the moving part of the machine. तो जब पेट्रोल से या किसी और चीज से, डीजल से जब इंजन वर्क करता है ना, तो टोटली वो कन्वर्ट नहीं होता, सिर्फ एक हिस्सा, एक पार्ट ही होता है जो यूज कर पाते हैं, बाकी सब तो इसके फ्रिक्शन के ओवरकम होने में, हीट में, सब में बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपका 30। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कन्वर्जन ऑफ पार्ट ऑफ एनर्जी इनटू अनडिजायरेबल फॉर्म इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन होना यानी डिग्रेडेशन होना एनर्जी का। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बॉडी एट अ हाइट, बॉडी एक हाइट पे है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, मूविंग होती तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, और हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक सेल व्हाइल इन यूज, इलेक्ट्रिक सेल है, यूज हो रहा है, तो चेंज इन एनर्जी इज फ्रॉम, चेंज क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, केमिकल होते हैं और वो केमिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी जिसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ओवर। तो ठीक है, ये यहाँ पे आपका खत्म हो गया एक्सरसाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।